पुलिस सायरन्स की आवाजें इस ठंडी रात के सन्नाटों को खत्म करते हैं और K9 यूनिट्स के भौंकने और गोलियों की बौछार भी इसमें साथ है। ये सभी शोर केवल एक आदमी के कारण है, एक आदमी जो भाग रहा है। वो पेड़ों से दौड़ता हुआ अपने पसीने से तर हाथों में हैंडगन पकड़े अपने खूनी दांतों को पीसता है। वो अब थक चुका है, उसके बाल ग्रीस और मट्टी के कारण बहुत मैले हो चुके हैं और उसके चुराए कपड़ों पर भी कीचड़ लगा है। बालों के ठीक नीचे उसके माथे पर एक गहरे घाव से खून नीचे बह रहा है। ये वही जगह है जहां उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था। उसने ये सब करने की इतनी अच्छी योजना बनाई थी, पर ये सब कैसे खराब हो गया? जरूर किसी ने उसे धोखा दिया है। केवल यही एक चीज है जो हो सकती है। नो ऑनर अमंग थीव्स ये केवल एक लाइन नहीं, ये एक सच्चाई है। सर्च लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो वहां गया है और पकड़ो उसे की आवाजें उठती हैं और साथ ही क्रोधित कुत्तों के भौंकने की। वो सांस लेने के लिए एक पेड़ के पीछे छिपता है, अपने विचारों को कुछ समय रोकने की कोशिश करते हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि अपराधी एक बुरा आदमी है। उसने बहुत सी जानें ली हैं और उसे इनमें से किसी का भी कोई पछतावा नहीं है। उसे केवल एक चीज का पछतावा है और वो ये कि वो पकड़ा गया था। 3 घंटे पहले वो एक गुप्त सुरंग से बाहर रेंगता हुआ अंगोला से भाग रहा था। अंगोला लुइसियाना स्टेट पेनिशनरी में एक जगह है जिसे द फार्म भी कहा जाता है। द अंगोला प्लांटेशन या फिर इस सब को मिलाकर कहें तो अल्काट्राज ऑफ द साउथ, एक अधिकतम सुरक्षा जेल जहां हर किसी को मौत की सजा सुनाई गई है और इसकी रेपुटेशन भी वैसी ही है जैसा आप सोच रहे हैं। और इस अपराधी ने भी निश्चित रूप से यहाँ अपनी जगह बनाई है। खून से लिखे कई खूनों के बाद उसे यहाँ बंद किया गया और एक स्पीडी ट्रायल के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। हालात पहले ही हिंसक हो चुके थे। इस तरह के भागने में पहले घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बाहर के कांटेक्ट ने उसके लिए एक हैंडगन को सड़क के किनारे एक पेड़ में तैयार रखा हुआ था। इस गन ने उसे एक वाहन लेने के रूप में भी मदद की। उसने रास्ते से जाती हुई पहली कार को रोकने का इशारा किया और फिर ड्राइवर को अपनी गन दिखाकर उसे इसमें से निकलने और अपने वॉलेट के साथ साथ गाड़ी की चाबियां भी उसे देने को कहा। उसे गाड़ी चलाते 2 घंटे हो गए थे, लेकिन तभी चीजें बिगड़ने लगीं। अपराधी ने अभी अभी सेंट लैंड्री पैरिश लुइसियाना के बॉर्डर्स को पार किया था जब रेडियो पर क्लासिक रॉक गानों के बीच उसी के भागने की रिपोर्ट सुनाई देने लगी। वो जानते थे कि वो भाग गया है और ये भी कि उसके पास एक गन है और यहाँ तक कि वो किसी प्रकार की कार चला रहा है। और फिर जल्द ही एक पुलिस क्रूजर की नीली और लाल चमकती लाइट्स उसे अपने रियर व्यू मिरर में दिखाई देने लगती हैं। पहले कार का पीछा और फिर ये स्पाइक स्ट्रिप, जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन की दीवार में टकरा जाता है। वो कार के टूटे दरवाजे से बाहर निकलता है और अपने पीछे 2 गोलियां चलाता हुआ पास के ही एक दलदल की ओर अंधेरे में भागने लगता है। और यही वो जगह है जहां वो भी खड़ा है, अपने गले में फांसी के फंदे को कसता हुआ महसूस करते हुए। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो वापस पीछे जाने की बजाय इस दलदल में भागता हुआ गोलियों की बौछार से नीचे जाना पसंद करेगा। वो इतने करीब हैं कि अब वो उनके भारी भरकम पैरों की आवाज सुन सकता है और कुत्तों की सांसों की भी। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और अब वो केवल इतना ही कर सकता है कि आगे बढ़े, गहराई में और गहराई में और गहराई में। अपराधी अंधेरे में दलदल की ओर भागता है, इस पुरानी मिट्टी और सड़े हुए वेजिटेशन की बदबू में सांस लेता हुआ। हालांकि ये अंधेरा दलदल उसका दोस्त है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लाइट्स का मतलब निश्चित मौत है। वो संघर्ष करता हुआ जड़ों से और गिरे हुए पेड़ों से आगे बढ़ता है। उसे अपने पैर इस दलदल में धंसते हुए महसूस होते हैं। इस अंधेरे में उसे जो आखिरी चीज सुनाई देती है वो एक फुसफुसाहट है, और ये केवल ऐसे ही कोई विस्पर नहीं, ये एक छोटी बच्ची के फुसफुसाने की आवाज है। इसे सुनते ही उसका दिल लगभग रुक जाता है। वो वहीं पर जम जाता है और अंधेरे में खड़ी उस लड़की की ओर देखता है। वो 10 या 11 वर्ष की उम्र से अधिक नहीं थी। ये छोटी लड़की गंदे बालों में थी और इसकी आंखें भी बहुत अजीब दिख रही थी। ये बताना मुश्किल है कि ये वास्तव में कैसी दिखती है, क्योंकि उसके बालों का लगभग हर इंच मिट्टी में ढका हुआ था, जैसे कि वो अभी अभी जमीन से बाहर निकली हो। किसी और अवसर पर उसकी इंस्टिंक्ट दौड़ने की हो सकती थी या फिर कुछ और भी, लेकिन यहाँ पर वो हिलता भी नहीं है। वो वहीं खड़ा उसे सुनता रहता है जबकि पुलिस और करीब आ रही है। छोटी लड़की उसे बताती है कि वो उसके छिपने के लिए सही जगह जानती है, एक ऐसी जगह जहां पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। उसे बस इतना करना है कि उस पर भरोसा करके दलदल की गहराई में उसका पीछा करना है। यदि वो ऐसा ही करता है जैसा उसने कहा है, तो वो अंततः आजाद हो जाएगा।
वो अपना सर हिलाता है और उसका पीछा करता है। उसके पास और विकल्प भी क्या है। लड़की अपना मैला हाथ आगे बढ़ाती है और अपराधी उसे पकड़ता है, जिसके बाद वो उसे अंधेरे दलदल की ओर गहराई में ले जाती है। खोज करने वाले पुलिस अधिकारी अचानक दलदल की गहराई से एक छोटी लेकिन बहुत ही भयानक चीख सुनते हैं। 40 पुलिस वाले और कई K9 यूनिट्स उस जगह को खोजने की कोशिश करने लगते हैं जहां से उस आदमी की आवाज आई थी, लेकिन उन्हें उसका एक भी निशान नहीं मिलता। वो दलदल के चारों ओर एक पेरीमीटर लगाते हैं, हर संभव भागने की जगह को बंद करने की कोशिश करते हुए हर उस सड़क पर चौकियां लगाते हैं जहां से उसके जाने की संभावना है। और जब दिन का उजाला होने लगता है तो वो बार बार उसकी तलाश करते हैं, बार बार, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। सभी इरादों और उद्देश्यों को मिलाकर वो अब एक भूत बन गया है, कम से कम कुछ महीनों के लिए। पर अथॉरिटीज हार नहीं मानती, क्योंकि एक खतरनाक अपराधी अभी भी आजाद है, शायद किसी पल का इंतजार कर रहा है। वो आर्म्ड है, घातक और स्पष्ट रूप से बुद्धिमान भी। संभावना है कि अभी तक वो राज्य को आधा पार कर चुका होगा। यदि वो अभी भी लुइसियाना में हो या फिर शायद अमेरिका में कहीं भी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सभी के लिए बहुत आश्चर्य की बात होती है जब उसे लुइसियाना के ही एक छोटे बस स्टॉप पर पाया जाता है। ये हिल नहीं रहा है, ये बस खाली जगह की ओर घूर रहा है और इसके निचले होंठ से लाट टपक रही है। अपराधी के साथ कुछ बहुत गलत है और ये उसे देखकर भी स्पष्ट है। उसका चेहरा कुछ लंबा दिख रहा है, मानो जैसे उसकी खोपड़ी का आकार बदल गया हो। उसे अब हेटेरोक्रोमिया भी है, जहां उसकी बाईं आंख का रंग बिल्कुल अलग हो गया है। और जब उसकी शर्ट को उतारा जाता है तो उसकी पीठ पर व्यापक सर्जिकल घावों का एक बड़ा क्रिस क्रॉस जैसा निशान बना होता है। अपने भागने के बाद मीडिया द्वारा उसे अधिक तेज और घातक अपराधी बताया गया था, लेकिन अब वो कैटाटोनिक प्रतीत होता है। वो बहुत छोटे बच्चे की तरह छोटे सरल जवाब देता है और बोलते समय उसका ध्यान आसानी से भटक भी जाता है। ये वही आदमी है जो इतने मुश्किल तरीके से जेल से भागा था और फिर उसने अपना पीछा करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी चकमा दिया था। लेकिन जब उसे बस स्टॉप पर ये 2 पुलिस अधिकारी पकड़ने आए तो उसने विरोध तक नहीं किया। उसे जेल में वापस डाला गया और जांच के लिए मेडिकल बे में रखा गया। हालांकि भर्ती होने के पहले 10 घंटों के भीतर उसने कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। जब भी उससे सवाल किए गए तो और फिर उसकी हेल्थ में तेज गिरावट आने लगी। उसने अपने अंदर जलने की शिकायत की और पीने के लिए कुछ ठंडा मांगा। जब उसे पानी दिया गया तो उसने इसे पीते ही बाहर थूक दिया और फिर रोने लगा। उसने कहा कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन उसे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा था। वो बहुत कम चीजों को याद कर पा रहा था। अगली सुबह उसे गंभीर दौरे पड़ते रहे, जिसके बाद वो आखिरकार मर गया। उसके ऑटोप्सी ने ब्रेन डैमेज के साथ साथ उसके प्रमुख अंगों के फेलियर को दर्शाया। हालांकि ये सब कैसे हुआ ये समझना असंभव था। 1 महीने बाद हाइकर्स की एक जोड़ी उसे दलदल में जाती है, जहां पुलिस ने उस अपराधी का पीछा किया था। उन दोनों को कुछ दिखता है जब डरकर वो लोकल अथॉरिटीज को कॉल करते हैं कि उन्हें एक लाश दिखी है। जब ऑफिसर्स को इसे देखने के लिए भेजा गया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अधिक खराब स्थिति में होने के बावजूद भी ये लाश स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थी, क्योंकि लुइसियाना के हर अखबार में, हर टीवी स्क्रीन पर ये काफी समय से चल रही थी। ये वही अपराधी है, वही कपड़े पहने हुए जो उस पर से उतार कर जलाए गए थे। लेकिन जब उसे बस स्टॉप से पकड़ा गया था, पर इस सब का कोई मतलब नहीं बन रहा था। अपराधी की लाश को जेल के कब्रिस्तान से खोदा गया और इसका डीएनए टेस्ट किया गया। उन्होंने पाया कि शरीर जेनेटिकली तो उस डीएनए से मैच नहीं हो रहा था जो फाइल में था। ये वो डीएनए था जब उसे पहली बार पकड़ा तो तब लिया गया, पर जब उन्होंने उस दलदल में मिली लाश का डीएनए टेस्ट किया तो उन्हें कुछ और अजीब मिला। डीएनए इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि कुछ भी कहना संभव नहीं था कि यदि ये मैच है या नहीं। ये सबसे अजीब मिस्ट्री थी जिसे कभी भी देखा गया था। और दुख की बात ये थी कि दलदल में उस अपराधी के साथ क्या हुआ था, इसका जवाब शायद ही कभी पता चल सकेगा। लेकिन इसका जवाब बेशक SCP-1692 है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे पहले आपको केवल एक पल के लिए कुछ बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लंबे समय से अधिक गहरी और इन अज्ञात अनोमलीज के एक्सप्लोरेशंस करने के लिए आपकी सहायता मांगता आ रहा हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आज की ये वीडियो NordVPN ने स्पॉन्सर की है। आप भी NordVPN ट्राई कर सकते हैं, वो भी nordvpn.com/drbob पर जाकर, और वो भी पूरा 1 महीना फ्री। जब आप SCP फाउंडेशन के रूप में अनोमलीज और ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका सभी डेटा सेफ और सिक्योर हो, क्योंकि आपको क्या पता कि कोई MTF MU4 मेंबर कहीं ये सब देख ही ना रहा हो।
एससीपी फाउंडेशन की कई फाइल्स में कई एनोमलीज को स्टडी करने के बाद आपके मन में एक सवाल आता है, आखिर क्यों, जो कि आमतौर पर एक डेड एंड है। हाँ, लेकिन इसका उत्तर जो शायद दिया जा सकता है वो ये है कि कैसे। लेकिन केवल कैसे ही नहीं, बल्कि कैसे हम ये सब रोक सकते हैं। और क्या SCP-1692 ऐसा ही एक केस है? आइए SCP-1692-2 से शुरू करते हैं, जो इस अनोमली का दिल है। SCP-1692-2 एक अज्ञात गहराई का सिंक होल है जो मिट्टी और पानी से भरा है। जबकि आपका ये मानना भी सही है कि ऐसे तो कितने ही सिंक होल्स लुइसियाना की दलदलों में हैं, लेकिन 2014 से ये विशेष सिंक होल इस मायने में अलग है कि इसमें मानव लाशों के कम से कम 21 सेट्स, जबकि 24 अलग अलग जानवरों के सेट्स को भी प्रकट किया है। फाउंडेशन द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की जाती है जब से इसे कंटेन किया गया है कि कहीं कुछ भी इसमें ना जा सके। लेकिन फिर भी नई लाशें इसमें मिलती हैं और इनके एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन लाशों की पहचान अक्सर काफी आसानी से हो जाती है। वास्तव में मिलने वाली कई मानव लाशों में 14 की पहचान उन लोगों के रूप में हुई जिनके बारे में 1900 के दशक से लेकर 1950 के बीच लापता होने की सूचना मिली थी। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और आगे बढ़े, आइए इस अनोमली के ऑपरेशंस पे वापस आते हैं कि कैसे। जब भी कोई मानव सिंक होल के पास के क्षेत्र में जाता है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि कोई अनोमलस एंटिटी प्रकट होगी, जिसे फाउंडेशन ने SCP-1692-1 नामित किया है। जब SCP-1692-1, जो आमतौर पर एक लड़की का रूप लेती है जो कि शायद उम्र में 12 या 13 साल की होगी, इसे विभिन्न लोकल मैमल्स का रूप भी लेते देखा गया है और साथ ही लापता रिपोर्ट किए गए लोगों में से उनका रूप लेते भी, जिनके बारे में माना जाता है कि वो इसी सिंक होल के पास के क्षेत्र में गायब हुए थे। भले ही ये रूप चाहे जो भी हो, एक बार SCP-1692-1 प्रकट होने के बाद एक प्रकार के लालच के रूप में कार्य करेगा, खोए हुए व्यक्ति को इस अनोमलस जोन में आगे ले जाते हुए। यह ज्ञात है कि वो पीड़ित को दलदल में आगे तक उसका पीछा करने के लिए कैसे मनाता है, पर फाउंडेशन रिसर्चर्स द्वारा ये संदेह है कि इस सब में कोई मिमेटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि SCP-1692-1 के पास शक्तिशाली नॉन अनोमलस साइकोलॉजिकल परसुएशन हो, जिस कारण वो उन्हें अपने बस में कर सकता हो। एक बार जब दलदल में ले जाया जा रहा व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से आगे निकल जाता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा और कोई निशान नहीं बचेगा। उसके द्वारा गिराए गए या पीछे छोड़े गए कोई भी कपड़े या वस्तु और यहाँ तक कि उसके पैरों के निशान भी सब गायब हो जाएंगे। आने वाले घंटों, दिनों या कभी कभी हफ्तों में अनोमली का तीसरा कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा SCP-1692-3 के रूप में। ये नई एंटिटी उसी एरिया में दिखाई देगी, जिसके बाद वो इससे निकलकर कहीं और चली जाएगी और उसके शरीर में कुछ बदलाव भी होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि SCP-1692-3 लापता होने वाले व्यक्ति की एक कॉपी है और महत्वपूर्ण रूप से ये हमेशा एक इम्परफेक्ट कॉपी होगी। ये या तो अल्टर्ड होगी या डिफॉर्म या फिर म्यूटिलेटेड, और ये सब भी एक सोची समझी चाल होती है। उदाहरण के लिए SCP-1692-3 अब अक्सर उनके कुछ या सभी अंगों को गायब कर देगी, लेकिन सर्जरी के कोई संकेत नहीं होंगे। इन अक्सर हाइड्रोसेफोलिस से भी पीड़ित माना जाता है। ये वो खतरनाक स्थिति होती है जहां ब्रेन के भीतर कैविटीज में फ्लूइड भर जाता है। सभी रिकॉर्डेड SCP-1692-3 इंस्टेंसेस में से 84% ने अपने ओरिजिनल काउंटरपार्ट्स की तुलना में फिजियोलॉजिकल अंतर प्रदर्शित किए हैं, जैसे कि अलग बाल, त्वचा, आंखों के रंग और विभिन्न ब्लड टाइप्स। और इन एंटिटीज में परिवर्तन केवल फिजिकल ही नहीं होते हैं। SCP-1692-3 स्पेसिमेंस में डिसोसिएटिव एमनीशिया हमेशा ही दिखाई दिया है, जिसका अर्थ ये है कि उन्हें अपने हाल के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है और वो अक्सर डीपर्सनलाइजेशन का अनुभव करेंगे, जिसमें उन्हें ये सब एक सपने जैसा या फिर ये सब सच नहीं है ऐसी भावना महसूस होगी। इनके पास वो ज्ञान भी होगा जो कि इनके असली रूप में नहीं था, जैसे कि विदेशी भाषाओं में बोलना, जबकि असली रूप किसी भी विदेशी भाषा में बोल नहीं सकता था। और इनकी मेंटल फैकल्टीज में भी असली रूप की तुलना में अक्सर सुधार या हानि होंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो SCP-1692-3 स्पेसिमेंस गलत रूप में वापस आते हैं, पर दो अपवादों को छोड़कर, जिनके बारे में मैं कुछ ही पल में बताता हूँ। इन परिवर्तनों की गंभीरता अक्सर इन स्पेसिमेंस की मृत्यु का कारण बनती है जब भी ये सेंट लैंड्री पैरिश अनोमलस जोन को छोड़ते हैं। तो SCP-1692 के बारे में फाउंडेशन को पहली बार 1938 में पता चला था, जब उन्हें सेंट लैंड्री पैरिश एरिया में बच्चों के गायब होने की एक कड़ी के बारे में बताया गया था। माता पिता के लिए शुक्र है कि सभी बच्चे अंततः घर लौट आए, हालांकि ये सभी अलग अलग रूप में वापस आए
कुछ की उंगलियां गायब थीं, जबकि किसी की एक एक्स्ट्रा उंगली थी। अन्य अलग अलग बच्चे अलग बालों और आंखों के रंगों के साथ लौटे। एक अपराधी की तलाश में कई स्थानीय पुलिस अधिकारियों को स्वैपलैंड की खोज करने के लिए भेजा गया और इनमें से कुछ अधिकारी भी लापता हो गए। और जब वो लौटे तो वो एक प्रोफाउंड अल्ट्रेशन की स्थिति में थे, जिसके बाद फाउंडेशन फील्ड एजेंट्स जल्द पहुंचे और उन्होंने जांच को अपने हाथ में लिया। सबसे पहले दलदल के आसपास के क्षेत्र को बंद करते हुए कि कोई और चीज भी संभावित अनोमलस एरिया में ना जा पाए या फिर इससे बाहर ना आ पाए। उन्होंने सेंट लैंड्री पैरिश दलदल में अपनी अपनी खोज शुरू की और उन्हें एक बेहद खराब स्थिति में एक कटी फटी लाश को खोजने में अधिक समय नहीं लगा। लाश किसी छोटे बच्चे की लग रही थी, लेकिन इसकी पहचान करना मुश्किल था क्योंकि जबड़े के ऊपर का हिस्सा गायब था, दोनों पैर भी नहीं थे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे घावों पर त्वचा आ गई थी, पर ना तो पूर्व और ना ही बाद में किसी भी पोस्टमार्टम के होने के संकेत दिखे। लोकल पुलिस फाइल्स में जब खोजा गया तो ये पता चला कि शरीर और कपड़े दोनों ही पूरी तरह से बॉबी डनबार के थे, वो बच्चा जो 25 साल पहले लापता हो गया था। लेकिन इसकी फाइल में कुछ बहुत अजीब था। ये केस तो क्लोज हो गया था क्योंकि बॉबी वास्तव में अपने माता पिता के पास लौट आया था। इसका मतलब ये था कि फिर इस लाश के होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बॉबी डनबार कैसे जीवित और फिर एक दलदल में भी हो सकता था? फाउंडेशन को इसका पता लगाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसके मृत शरीर को कोल्ड स्टोरेज में रखा और इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। और अब बॉबी डनबार की तलाश शुरू हो गई थी। स्वाभाविक रूप से मिस्टर डनबार के लिए ये कड़ी परीक्षा थी। वो पहले अपने बचपन में लापता होने और फिर इस घटना की किसी भी याद के बिना घर लौटा था और ये अनुभव उसके लिए बहुत दर्दनाक था, जिसने उसे लगातार इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि दलदल में उसके साथ क्या हुआ था। पर फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब यहाँ पर काले सूट पहने दो आदमी उसके पास आते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्हें दलदल में एक लाश मिली है जहाँ वो लापता हो गया था और ये उसकी लाश लगती है। बॉबी डनबार के पास निश्चित रूप से कि वो शरीर किसका है ये बताना आसान नहीं था, जिस पर उसने ये कहा कि वैगन पर दूसरा लड़का भी था और फिर दुर्भाग्य से वो इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं दे पाया। फाउंडेशन डनबार केस की जांच में फिर से आगे बढ़ी और उन्हें ये पता चला कि जब बॉबी घर आ गया था तो उसको लेकर एक अजीब कस्टडी बैटल हुआ। लोकल कोर्ट आर्काइव्स की जांच से ये पता चला कि एक केस हुआ था जो डनबार फैमिली और एक लोकल आदमी जिसका नाम विलियम कैंटेवेल वॉल्टर्स था उनके बीच। वॉल्टर्स ने दावा किया कि जिस लड़के को बॉबी डनबार माना जाता है वो बॉबी डनबार नहीं है, बल्कि वास्तव में चार्ल्स बी एंडरसन है, जो वॉल्टर्स के लिए काम करने वाली एक महिला का बेटा है। वॉल्टर्स ने हर लीगल रास्ते का अनुसरण किया, लेकिन जब लड़के ने मिसेस डनबार को अपनी मां के रूप में पहचाना तो कोर्ट ने डनबार फैमिली को बॉबी डनबार की पूरी कस्टडी दे दी। इसने पूरे मामले को समाप्त कर दिया, कम से कम लीगली, और फिर वो लड़का अपना पूरा जीवन बॉबी डनबार के रूप में जिया, जब आखिरकार 1966 में उसका निधन हो गया। लेकिन ये बॉबी की कहानी का अंत नहीं था। कई दशकों बाद 2004 में बॉबी डनबार के अजीब मामले पर एससीपी फाउंडेशन ने एक और नजर डाली। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक्यूरेट डीएनए टेस्ट किए गए, जिसमें फाउंडेशन को ये पता चला कि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन बॉबी डनबार के रूप में बिताया उसका वास्तव में डनबार परिवार से कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन यदि ये बॉबी डनबार नहीं था तो फिर ये कौन था? और वो लाश जो उस दलदल में पाई गई थी और वो भी 1938 में, वो किसकी थी? दुर्भाग्य से फाउंडेशन की कस्टडी में उस लाश के डीएनए को कई बार म्यूटेट किया गया, जिस प्रोसेस को हाइड्रोलिटिक डिएमिनेशन कहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव रहे, जिसका मतलब ये है कि असली बॉबी और वो बच्चा जिसका नाम चार्ल्स बी था, दोनों की सच्चाई नहीं पता चल सकी। 1939 में बॉबी डनबार केस जैसी और घटनाएं सामने आई, जिस कारण फाउंडेशन ने इस पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। लेकिन अभी भी उन्हें दलदल के भीतर SCP-1692-3 की इंस्टेंसेस दिखती रहीं। फाउंडेशन द्वारा इकट्ठी की गई, जिसमें एक महिला जिसकी बाईं आंख गायब थी और उसके जबड़े के नीचे सिलाई हुई भी थी, जैसे कि कोई सर्जरी की गई हो। वो फाउंडेशन को टेस्टिमनी देने में सक्षम हो गई, जहां उसने SCP-1692-1 और 1692-2 दोनों के अस्तित्व का खुलासा किया। और फाउंडेशन द्वारा सिंकहोल का पता लगाने पर उन्हें 2 और लाशें मिली, जिनमें से एक उसी महिला के साथ मेल खा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इसके सर का काफी हिस्सा गायब था, जिसमें इसकी बाईं आंख भी शामिल थी। और जैसा कि उम्मीद थी, इसने उस महिला को काफी परेशान किया और उसने बहुत गुस्से से अपने और उस लाश के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया, जो दलदल में सिंकहोल के भीतर पाई गई थी।
इस महिला को फाउंडेशन की कस्टडी में रखा गया ताकि इसकी जांच हो सके, लेकिन अन्य 1692-3 इंस्टेंसेस के विपरीत इसकी हेल्थ खराब नहीं हुई। जब फाउंडेशन को यकीन हो गया कि उन्होंने इसकी स्टडी से जो कुछ हासिल करना था वो कर लिया है, तो उसे एमनेस्टिक्स दिया गया और एक कवर स्टोरी के साथ बाहर की दुनिया में छोड़ दिया गया। खुद को बॉबी डनबार कहने वाले आदमी की तरह ये भी किसी और इंसिडेंट के बिना एक सामान्य जीवन जीती रही, लेकिन एक मोड़ जैसा बॉबी डनबार की कहानी में भी था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये भी जेनेटिकली अपने परिवार से मेल नहीं खाती और जो टेस्ट उस लाश के डीएनए पर किए गए जो दलदल से मिली थी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। फाउंडेशन ने 2.77 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र को जो SCP-1692 के भीतर आता है इसे चेन लिंक और तार के साथ बंद कर दिया है। 500 मीटर की दूरी पर इसकी निगरानी के लिए आउटपोस्ट बनाए गए हैं, जहां फाउंडेशन गार्ड्स पार्क के कर्मचारियों के रूप में इस क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं। यदि यहां कभी भी कोई नागरिक आए तो गार्ड्स को उन्हें नॉन लीथल तरीके से आगे बढ़ने से रोकना होता है और उन्हें वापस भेजना भी। शुक्र है कि इस विशेष अनोमली की कंटेनमेंट अधिक प्रभावी हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हो रही है। अब लाइव वीडियो कैमरास सेंट लैंड्री पैरिश के इस अनोमलस दलदल की निगरानी करते हैं और इस कारण विशेष रूप से नए SCP-1692-3 स्पेसिमेंस में गिरावट देखी गई है। अधिकांश SCP-1692-3 एंटिटीज जिन्हें हाल ही में खोजा गया है वो कुछ म्यूटेटेड जानवर हैं। SCP-1692 की अजीब और अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण और इसकी कंटेनमेंट का काम भी चलता रहता है। इसके लिए इसे यूक्लिड क्लास सब्जेक्ट दिया गया है। लेवल 2 क्लियरेंस या इससे ऊपर के कर्मचारी इस अनोमली के बारे में जानकारी रखते हैं और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा है जो हम सभी में कुछ प्रश्नों को उभारता है। आफ्टर ऑल, जीवन एक लंबी और घुमावदार सड़क है। आप अपने बचपन को कितने अच्छे से याद कर सकते हैं, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सभी यादें वास्तव में आपकी हैं। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से एक और फाइल SCP-096 सेकंड चांस देखें, एक अनोमली जो अपनी नेचर के लिए कुछ कठिन सवाल उठाएगी। और हाँ, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये कमेंट्स में बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे आपकी सजेस्टेड SCP स्टोरी के साथ।